मैं डॉक्टर गुंजन पाठक। नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, स्पाइस योर लाइफ। तो जो लाइफ है, ये एक वर्ड होता है बहुत छोटा सा, लेकिन ये एक वन डे इवेंट नहीं होता है। इट इज अ जर्नी और इसमें हमें बहुत लंबा चलना पड़ता है जब तक कि हमको अपना डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता है। और इसी तरीके से आज आपको हम लेके चल रही हूँ एक सफर में, जिसमें है स्वाद, जिसमें है सुगंध, जिसमें है सेहत, और जिसमें है औषधियाँ, और जिसमें बहुत सारी स्पाइसेस के कुछ जो ट्रेड्स हुए हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ये सफर है एक पुरानी संस्कृति से लेकर के आज की मॉडर्न एरा तक का। तो बने रहिए इस सफर में हमारे साथ। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और आप भी बहुत सारा कुछ जानते होंगे, तो बाद में उसकी बात होगी कि क्या आपने पाया इसमें से और क्या आप हमको बताने वाले हैं। पावर ऑफ स्पाइसेस, तो ये जो पावर ऑफ स्पाइसेस है, इंडियन स्पाइसेस, इनका जो इतिहास है ये बहुत पुराना है। सबसे पहले किसी भी चीज के इतिहास से ही बात होती है। इनका जो इतिहास है ये है कि ये हमारे जो इस मसाले हैं, ये हम प्राचीन सभ्यता से हमारे घर की, हमारे रसोई की शान रहे हैं, उसका एक अभिन्न अंग रहे हैं। इसका जो वर्णन मिलता है इन मसालों का, वो लगभग 7,000 साल पुराना है। 7,000 साल का मतलब होता है कि जो सिंधु, कुछ लोग अगर हिस्ट्री के लोग बैठे हुए होंगे यहाँ पे, तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उससे भी पुराना इसका इतिहास है। और जो कि 3000 BC में, उस समय पे हमारे कंट्री को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता था, या बोल ऑफ द स्पाइसेस ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के सबसे बड़ी जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा स्पाइसेस या मसाले हमको मिलते हैं। पुराने समय से ही इनका जो उपयोग है वो कई तरीके से होता था। कलिनरी मतलब व्यंजन बनाने में, हमारे स्पिरिचुअलिटी मतलब धार्मिक अनुष्ठानों में, मेडिसिनल या आयुर्वेद में, और चौथा प्रिजर्वेशन में, फूड प्रिजर्वेशन में मसालों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पुराने अभिलेख जो वैदिक ग्रंथों में भी मिलते हैं, प्रमुख रूप से इनका विवरण ऋग्वेद, जो लोग समझ सकते हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी इनका विवरण होता है। अथर्ववेद में या ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा नाम आते हैं, जिनके नाम आप सब लोगों ने भी सुने हुए, लेकिन उस समय तक इनसे इनका यूज होता है, जिसमें इनका नाम आता है हरदीरा। हरदीरा जो कि हल्दी के लिए प्रयोग हुआ था, हरदीरा। दूसरा श्रृंगवेरा जो जिंजर या अदरक के लिए प्रयोग हुआ था। पिपली जो आज की काली मिर्च के लिए प्रयोग हुआ था। और सरसों तो सबको पता है, मस्टर्ड। इलायची या कार्डेमम, जीरा और लौंग, ये नाम इन प्राचीन ग्रंथों में भी उपयोग किए गए हैं। और इनका उपयोग डाइजेशन एंड प्योरिफिकेशन मतलब पाचन और शुद्धि के लिए किया जाता था। इसमें जो औषधि सूक्तम है ऋग्वेद की, ये मैंने पढ़ा नहीं है कि कौन सा ऋग्वेद के अंदर औषधि सूक्तम है, लेकिन जितना मैं निकाल पाई हूँ उसके 10.917 में और अथर्ववेद में इसका वर्णन है कि किसी भी स्पाइस को या मसाले को जब हम औषधि के लिए यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, तो उससे पहले वो एक मंत्र का प्रयोग किया करते थे। वो मंत्र तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन उसका मीनिंग मैं आपको बता दूंगी। उसमें था, ओ हर्ब, यू आर क्वीन ऑफ सोम, यू आर वाइज, यू इंक्रीज द नरिशिंग पावर ऑफ सोम, यू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ सिख। या हे जड़ी बूटियों, तुम सोम की रानी हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम सोम का पोषण करती हो, शक्ति बढ़ाती हो और बीमारों की रक्षा करती हो। ये इस्तेमाल होता था स्पेशली हल्दी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आदर के साथ हल्दी का नाम लिया गया। मोस्ट प्योरिफाइंग जो लिया गया, उसको हल्दी को वहां पे लिया गया। उसको शुभता का, समृद्धि का और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया था। और आज भी हम लोग देखते हैं कि किसी भी शादी विवाह के पहले ब्राइड और ग्रूम को हल्दी का लेप लगाया जाता है। और
ये प्राचीन प्रथा है, परंपरा है, और इसी चीज के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ऑल्दो आजकल हम उसे एक इवेंट के फॉर्म में देखते रहे, लेकिन हमें अपनी प्राचीन परंपराओं को भूलना नहीं चाहिए। हमें फिर से अगेन जो हल्दी है, दैट वाज द मोस्ट सेक्रेड स्पाइस, जो कि वैदिक ग्रंथों में जिसका वर्णन किया गया है, इसको गोल्डन स्पाइस के नाम से कहा जाता था। जो यज्ञ वगैरह होते थे उसमें हल्दी का तिलक नेगेटिविटी को दूर करने के लिए यूज होता था। इसको हीलिंग के लिए यूज किया गया, एज ए औषधि हमारे आयुर्वेद में यूज किया गया, पूजा में यूज किया गया, और प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया। इसके अलावा खाने में तो इसका यूज हुआ ही हुआ। तो ये थी हमारी हल्दी या हरदीरा, जो कि आज भी हम यूज करते हैं। दूसरा जो वर्णन है, ये जो मैं तीन चार नाम ले रही हूँ, ये जिनका वर्णन वैदिक ग्रंथों में आता है, वो आता है पिपली या मीरी नाम से आता है। वो ब्लैक पेपर को यूज करते थे, और इसको किंग ऑफ स्पाइस, इसके राजा के नाम से जानते थे, कि ये मसालों का राजा है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज होता था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट उस प्राचीन समय से थी, क्योंकि ये करेंसी के बराबर ली गई। काली मिर्च को एक करेंसी के फॉर्म में लेते थे, इसे कैश क्रॉप की तरह यूज किया जाता था। दूसरा नाम जो है आता है, वो है मस्टर्ड सीड ऑयल या सरसों के तेल का। ये आज ही नहीं, पुराने समय से, और इसका यूज था क्लींजिंग में और कुकिंग में, दोनों में इसका यूज किया गया। इसके बाद और अगला नाम जो वहां पे है, उसका नाम आता है दालचीनी और इलायची। इसका उपयोग हमारे मसालों में और औषधियों में, दोनों में हुआ। तो ये थी हमारी पुरानी सभ्यता, जहाँ पे कि इन सब के बारे में वैदिक ग्रंथों में इसका था इस्तेमाल किया गया। अब भारत में तो इस इतने ऊंचे स्तर पे मसालों की सारी जानकारी थी, उसके बारे में सारी नॉलेज थी, विजडम थी, और उसे यूज करते थे। लेकिन क्या ये खाली भारत में ही यूज होते थे? नहीं। उस समय के जो लोग थे, जो व्यापारी थे, वो, इस बात का अभिलेख आता है 2000 बीसी में, कि इंडियन ट्रेडर्स जो है मीजोपोटामिया और इजिप्ट और चाइना में मसालों का व्यापार किया करते थे। मीजोपोटामिया जो आज का इराक है, सीरिया है और टर्की है, वो एरिया मीजोपोटामिया था। इजिप्ट जो आज का मिस्र और अरब गणराज्य है, वहां पे। और तीसरा चाइना में, वहां पे हमारे मसाले जाते थे। और इसमें जो अरब के जो व्यापारी थे, वो सबसे ज्यादा अपना आधिपत्य रखते थे, कि यहाँ से ले करके और मध्यस्थ की तरह फिर उनको यूरोप पहुंचाया करते थे। और जब ये ज्यादा होने लगा, तब अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ यूरोप में, कि नहीं, अब हम किसी की मध्यस्थता नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट जो व्यापार है वो भारत से करेंगे। और उसी का नतीजा निकला कोलंबस। 1492 में स्पेन से कोलंबस चले। ऑल्दो ओरिजिनली ही वॉज इटालियन, लेकिन वो स्पेन से चले, और सबको मालूम है कि कोलंबस इंडिया नहीं पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए अमेरिका में, और वहां के लोगों को उन्होंने नाम दिया रेड इंडियन। लेकिन इसके बाद भी यूरोप ने जो है वो हार नहीं मानी। 1498 में वास्को डिगामा आए, और ही वॉज पोर्तुगीज पर्सन, और वहां से वो अपने नाविक थे, और वहां से सब कुछ लेकर के आए और पहुंचे कालीकट, जो कि हमारा मालाबार कोस्ट है। और उसी जगह से यूरोप का व्यापार इन मसालों के लिए इंडिया के साथ चलता रहा। उस समय पे मसाले जो है किसी की भी इकोनॉमिक पावर को डिसाइड करने वाली बहुत बड़ी कमोडिटी के तरह थे। आज भी है, लेकिन उस समय इकोनॉमिक पावर उससे नापी जाती थी, कि कहाँ पे कितने ज्यादा मसाले हैं। क्योंकि उसके बदले में रोमन किंग्स जो हैं, वो गोल्ड कॉइन्स दिया करते थे इंडियन मर्चेंट्स को। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस थी मसालों की उस समय पे। ये बताने का पर्पज यही है कि जो पावर ऑफ स्पाइसेस है, वो आज ही नहीं है, वो उस समय से थी, वो बीच में कहीं खो गई थी। अब उसके बाद आए 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सूरत में आई, और वो आए कॉटन के लिए, नील की खेती या इंडिगो के लिए, और स्पाइसेस के लिए। उसके बाद एवरीबडी नोज व्हाट इज द हिस्ट्री, उसके बाद क्या हुआ। तभी भी आज भारत जो है वो उस हिस्ट्री को सब जानते हैं। डिक्लाइन की बात मैं भी करूंगी, पर आज भी भारत सबसे बड़ा
उत्पादक या प्रोड्यूसर है मसालों का, एक्सपोर्टर है और यूजर, तीनों चीज में भारत अभी भी सबसे आगे है। डिक्लाइन क्यों हुआ? डिक्लाइन इसलिए हुआ तो आपको मालूम है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हम लोग गुलाम हुए। इसके अलावा यूरोप ने अपनी लैंड में खुद मसाले उगाने शुरू कर दिए, यहाँ से व्यापार कम कर दिया। दूसरी चीज क्या हुई कि कुछ और आगे जानकारियां बढ़ी, आपके जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए रेफ्रिजरेशंस वगैरह आने शुरू हुए, तो जो स्पाइसेस या मसाले फूड प्रिजर्वेशन में यूज होते थे वो इस्तेमाल होने बाहर के कंट्रीज में बंद हो गए। दूसरी चीज, हम लोग के रहन सहन में, खाने पीने में अंतर आना शुरू हुआ। हम लोग कुछ अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल करके कुछ फास्ट फूड में, कुछ जंक फूड में ज्यादा जाने लगे, प्रोसेस्ड फूड में जाने लगे। और धीरे धीरे जो हमारी रसोई की शान थी, मसाले, जो हर घर की लेडी को पता था, वो मसाले धीरे धीरे करके रसोई से बाहर चले गए और हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना हमने शुरू कर दिया। ना खाने जिस तरीके से भी कर पा रहे थे उतना हमने करना शुरू किया, और ये था डिक्लाइन या फॉल ऑफ द स्पाइसेस। लेकिन जैसे स्पाइसेस ऑफ इंडिया, दे आर वेरी पावरफुल, तो अगर किसी में पावर होती है तो वो वापस जरूर लौट करके आता है, और वापस लौट के आता है। उसमें आज के जो मॉडर्न एरा है, सब लोग जानते हैं कि उसमें बहुत ही रिमार्केबल रिवाइवल हुआ है इन स्पाइसेस का। क्यों हुआ है? क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का सबको पता लग गया है। दूसरी चीज, हेल्थ अवेयरनेस लोगों में आई है। तीसरा क्या हुआ है कि हम लोग ने इतना ज्यादा अपनी लाइफ को फास्ट किया, इतना ज्यादा फास्ट फूड में, इतना ज्यादा जंक फूड में हम चले गए कि जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस थी उनका एक तरीके से एपिडेमिक आ गया। मींस हर घर में उन बीमारियां किसी न किसी रूप में हमको दिखाई देने लगी। और जब किसी चीज की अति होती है तो फिर क्या होता है, वी कम बैक टू बेसिक, फिर से हम वापस लौटते हैं। इसी तरीके से अब पीपल आर टर्निंग टुवर्ड्स नेचुरल रेमेडीज, या जो अपनी हाउस होल्ड रेमेडीज थी जिनको हम भूल गए थे, वो दोबारा से उस पर वापस आए। दूसरा, ये जो एक एरा जो चल रहा है, ये एरा है किस, आयुर्वेद में हमें पता था, ट्रेडिशंस में हमने इसको यूज किया, लेकिन जो ये चीजें कहीं खो गई थी, और आज के इस मॉडर्न एरा में जो हमारा है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एरा है, जो नई जनरेशन है, हो से हर चीज की एविडेंस चाहिए। तो बहुत सारे रिसर्चेज हुई जिसमें कि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज निकल करके आई। जहां तक मैं पढ़ पाई हूँ कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भी इसकी रिसर्चेज हुई, स्पेशली कुछ मसालों जिसमें सिनेमन के नाम आता है, अदरक का नाम आता है, इन पे रिसर्चेज हुई, और उनमें वही चीजें निकल करके आई जो आज से कई हजार साल पहले हमारे लोगों को पता थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण निकला जो अभी बीत गया, जिसकी हम लोग बात नहीं करते। जब लॉकडाउन लगा तो पूरी दुनिया को पता लग गया कि इंडियन स्पाइसेस की क्या इम्पोर्टेंस है, और सबने उस चीज को माना। तो इस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बाद हुआ क्या? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बाद के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट थे वो उनकी खोज हुई, उनको निकाला गया लैब में। तो अगेन सबसे पहले कुछ की बात मैं करूंगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा सारी बातें करने में। तो जो सबसे हमारी मोस्ट आदरणीय है हल्दी, या जिसे हम लोग टर्मरिक कहते हैं, तो उसे, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट वो करक्यूमिन निकल करके आया। और पहले भी ये प्रोटेक्शन के लिए यूज हो रही थी, आज भी इम्यूनिटी के लिए, और अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसकी निकल के आई। यूज करते सकते हैं हम इसको, जॉइंट पेन में कर सकते हैं, आर्थराइटिस में कर सकते हैं। रिसर्चेज में तो बहुत कुछ और ब्रेन से रिलेटेड भी आ रहा है, लेकिन जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं हो जाए उसका नाम नहीं लिया जाएगा। और तरह तरह से जितने लोग बैठे हैं उन्होंने इसको मसाले के अलावा और भी कई तरीके से इस्तेमाल किया होगा। बचपन में कई लोगों ने पुलटिस में हल्दी का इस्तेमाल करके चोटें ठीक करी होंगी, बहुत सारे लोगों की मम्मियों ने। तो ये इस्तेमाल हमारे यहाँ हमेशा से होता रहा है। दूसरा आता है बहुत इम्पोर्टेंट, दैट इज अदरक या जिंजर जिसे हम कहते हैं। ये जो अदरक है, इसका नाम क्यों लिया? क्योंकि ये फाउंडेशनल स्पाइस है।
ये कैश क्रॉप की तरह भी यूज होती है, और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। संस्कृत में इसको श्रृंगवेरा के नाम से कहते हैं, 5,000 सालों से। इसको महौषधि मतलब महाऔषधि का नाम दिया गया है। महाऔषधि का नाम दिया गया है। और क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है विश्व भेषज, मतलब यूनिवर्सल मेडिसिन। इतना इंपॉर्टेंट है ये अदरक या आर्द्रक। और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो निकल के आया है जिंजरॉल के नाम से। इसको, अदरक जब तक है तब तक इसको हम अलग तरीके से यूज करते हैं, और अगर हम इसे सुखा देते हैं, ये सौंठ के फॉर्म में आ जाता है, तब हम इसे अलग तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, जो कि शुंठी कहते हैं प्रॉपर वे में इसे जब यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो जब इसकी वो हुई कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, महाऔषधि क्यों कहते हैं, आजकल सबको मालूम है। हम इसे डाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नौजिया या जब उल्टी जैसी लगती है उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में इसका यूज किया जा सकता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड नौजिया में इसका डॉक्यूमेंटेड है। रिड्यूस्ड मोशन सिकनेस में इसको हम यूज कर सकते हैं, मोशन सिकनेस को रिड्यूस करने के लिए। और सोंठ को हमें पता है जॉइंट पेन के लिए हमें यूज करा जा सकता है। तो ये इसीलिए ये महाऔषधि है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने काढ़ा बना करके, चाय में कूट के डाल करके, और भी कुछ सांभरम बना के, जो कोई बना के तरह तरह से इस्तेमाल किया होगा। मेरे से ज्यादा बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैंने तो पढ़ के निकाला है कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला नाम आता है, ये ब्लैक पेपर। अगेन, जो ब्लैक पेपर है, इसको पुराने टाइम में भी ब्लैक गोल्ड की तरह यूज करते थे, क्योंकि ये सोने की तरह इस्तेमाल होता था। और ये इसकी जो अंदर का इंग्रेडिएंट निकल गया है, दैट इज पाइपरीन है। और पाइपरीन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल है, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। और दूसरा, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। हल्दी की जो करक्यूमिन है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को हमारी बॉडी में बढ़ा देता है। इसीलिए कहते हैं जब हल्दी दूध लें तो उसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डालने की सलाह दी जाती है, जैसा कि मैंने पढ़ा है। मैं एक, और नेक्स्ट, जो रोजमर्रा में हम लोग हरी मिर्च इस्तेमाल करते हैं, चिली, तो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है कैप्सेसिन। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी हम अपनी भाषा में बोलते हैं। साधारण भाषा में कहें तो हमारे जो चोट लगती है तो वहां पे सूज जाता है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो उसको कम करने वाला जो पदार्थ होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। उसकी तरह इसका इसका आई मीन इसका इफेक्ट वैसा आता है। और दूसरा, ये बॉडी को एनर्जी या हीट प्रदान करता है। ये तो सबको पता है, जब मिर्च लगती है तो कितनी हीट आ जाती है शरीर में। और नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है हमारा लहसुन, गार्लिक, जिसकी स्मेल तो अच्छी नहीं होती लेकिन गुण उसके बहुत अच्छे हैं। और आता वो सब्जी वाले के पास से है, लेकिन शामिल वो मसालों में होता है, स्पाइस है ये। और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एलिसिन के नाम से है। और इसको ये बिल्कुल आ चुका है अब सारी रिसर्चेस के बाद कि ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए सपोर्ट करता है, हमारे हार्ट को सपोर्ट करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे ले जाने में, लोअर करने में काम करता है, बीपी रेगुलेशन में मदद करता है, और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की है। अब ये बीपी रेगुलेशन में मदद कर रहा है, पर ये मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये उसके साथ में अच्छी लाइफस्टाइल करके आगे के प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल सब लोग इस्तेमाल भी करते हैं, वो है दालचीनी या सिनेमन। तो ये जो सिनेमन है, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है सिनेमल्डिहाइड एंड यूजिनॉल। और इसका उपयोग जो होता है बहुत सारी जगह किया जाता है, लेकिन इसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी आती है कि ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में इसका रोल है, अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए इसका रोल है,
एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और हार्ट हेल्थ में इसका यूज होता है। जहाँ मैं पढ़ रही थी जो एक आर्टिकल, उसमें था कि जॉन हॉपकिंस में जब वो हुई, रिसर्चेज हुई, तो उसमें क्वेश्चन आंसर में लिखा हुआ था, डज सिनेमन रिड्यूस ब्लड शुगर, डज सिनेमन रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, एंड आंसर वाज यस, कि वो ब्लड शुगर को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में इसका रोल है। ये डायबिटिक्स के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह यूज किया जा सकता है। अगेन मैंने बोला, दवाइयों के साथ, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, प्रिवेंटिव मेडिसिन के साथ तरह यूज किया जा सकता है। मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है ये। तो इसको यूज कैसे कर सकते हैं? गर्म दूध में स्प्रिंकल कर सकते हैं, छाछ में स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, ओट्स के ऊपर डाल सकते हैं, किसी गर्म चीज के ऊपर डाल करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको इससे ज्यादा इसके इस्तेमाल पता होंगे। और इसके बाद आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में भी उसका बहुत उपयोग होता है, व्रत त्योहार में उसका इस्तेमाल होता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाला है, वो है लौंग, क्लव जिसे कहते हैं। और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है यूजिनॉल। ये नेचुरल एंटीसेप्टिक है। दांत के दर्द में सबने इसका इस्तेमाल किया होगा। एंटी माइक्रोबियल मीन्स माइक्रोब्स जो से लड़ने की ताकत इसके अंदर है। और इसके अलावा लौंग का पानी जो है कफ एंड कोल्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है। और लौंग का पानी हम डेली बेसिस पे भी एज ए एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ओवर यूज नहीं करना है। इसके बाद बहुत सारी और चीजें भी आती हैं, जैसे कि मेथी है, जो कि हमारे को फेन्यूग्रीक जिसे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइसोजेनिन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जो आजकल ये जो एरा चल रहा है, उसको कोई बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में इसका रोल है। बहुत सारी तरीके सबको पता है, रात में भिगो के सुबह खा लीजिए, कैसे कर लीजिए, सबको इसके खाने के तरीके पता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे यहाँ सदियों से प्रथा चली आई है, अजवाइन का इस्तेमाल होता है। डिलीवरी के बाद अजवाइन का पानी आज जितने लोग बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने पिया होगा। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है थाइमोल, और इसको इंग्लिश में कैरम सीड्स कहते हैं। ये इंडाइजेशन में, ब्लोटिंग में, एंटीसेप्टिक और जर्म फाइटिंग में इसका रोल है। एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टी है, और रेस्पिरेटरी में इश्यूज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन ये प्रिवेंटिव है, बहुत कम अमाउंट में यूज होने वाला है, ज्यादा यूज नहीं करना है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो इलायची, अगेन ये हमारे ऑस्पिशियस भी है, धार्मिक इसमें भी यूज होती है और मसालों में भी यूज होती है, क्योंकि इस ये डाइजेस्टिव एड की तरह यूज हो सकता है। ओरल हेल्थ में इसका यूज है क्योंकि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं ओरल बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, और अच्छी आपके ओरल हेल्थ को बनाने के लिए, बैड ब्रेथ को खत्म होने के लिए इसका यूज होता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज में देखी गई हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देखी गई हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देखी गई, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए होता है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है सिनेओल एंड यूकेलिप्टॉल, ये इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और सबसे ज्यादा जो कि रोज जिसके बिना हमारे तड़के नहीं लग पाते, वो है जीरा या क्यूमिन, और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है क्यूमिनल्डिहाइड। और ये जो इसका जो पंजेंट एरोमा है वो खाली सुगंध के लिए नहीं है, इसके अंदर आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, मैंगनीज भी होता है। इसकी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, लिखी बहुत सारी हैं, लेकिन ये इतनी ही बताएंगे। भुना जीरा जो होता है उसकी भी ये सब प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हमेशा खाने के ऊपर गर्मियों में से डालने के लिए बताया जाता है। बहुत सारे और मसाले जैसे एनिसीड है, स्टार है, और जो कि हमारे गरम मसाले में पड़ते हैं, उनके भी बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उनका नाम यहाँ नहीं लेंगे हम। फिर आता है कोरिएंडर, जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है लीनालूल, और ये स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए है। एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं। सौंफ
जो कि हम लोग खाने के बाद पहले खाने का कहते हैं ना रिवाज था, जो खत्म हो गया। लेकिन वो रिवाज बना क्यों? जो ये फेनल सीड्स हैं या सौंफ हैं, इसमें ट्रांस एनिथोए और एथिल एथोगोलिन, ये सब बहुत सारे कठिन कठिन नाम है, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर होती क्या है, एंटी स्पाज्मोटिक प्रॉपर्टी होती है, और ये इसके अंदर एसेंशियल ऑयल होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम इसे खाने के बाद, इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम इसे चबाते हैं, खाते हैं, तो इसके अंदर कुछ फाइबर भी होता है, और ये हमारे आगे कुछ और खाने की इच्छा को खत्म कर देता है। जो हमारे यहाँ पुरानी ट्रेडिशंस थी कि इसके संग मिश्री को मिला करके खाया जाता था, और आज भी खाते हैं, तो उससे क्या है, जो हमारी फूड क्रेविंग्स होती है मीठा को खाने की, वो खत्म हो जाती है, और चबाने के बाद में हमारे आगे कुछ और खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसके अंदर फाइबर भी होता है, और ये जो हमारा है, इसकी अंदर जो टिपिकल एरोमा आता है, और वो एरोमा तो देता ही देता है, वो हमारे डाइजेशन को भी बहुत अच्छा करता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके पानी को पीने से भी, उबाल के पीने से हमारे डाइजेशन में इसका यूज होता है। तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, तो बताने के लिए बहुत सारे कि हम कहाँ कहाँ से मसाले ला सकते हैं, किन किन फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन मेन ये चीज थी कि हमारे पास जो पहली हमारी नॉलेज थी, वो हमारी जो विजडम थी, उसे हमें बरकरार रखना है। और उसको बरकरार रखने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान भी देना है। कुछ चीजों का ध्यान क्या करना है कि जो पहले मसाले हमारे यहाँ यूज होते थे, जो हमारे कहते हैं ना घर घर मसाले, हर घर मसाले, हर रसोई की शान हुआ करते थे, उन्हें हमें मसालों की तरह इस्तेमाल करना है, प्रिवेंटिव यूज करना है, बट जुडिशियस यूज करना है, ओवर एंथुजियास्टिक नहीं करना है। वर्ड ऑफ कॉशन इज मॉडरेशन इज द की। हमें मॉडरेट अमाउंट में, जैसा बताया गया है, उतना ही इस्तेमाल करना है। अपने पास्ट को हमें, जो हमारी धरोहर थी, उसको बचा करके रखना है। जो हमारी रिच हेरिटेज थी, उसे हमें संभाल के रखना है। जो ये हमारे छोटे से मसाले हैं, इनमें बहुत सारी हिस्ट्री, बहुत सारा कल्चर, बहुत सारी साइंस छिपी हुई है, उसको संभाल के रखना है। और अपने पास्ट को लेकर के अपने फ्यूचर को और अच्छा बनाना है। अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा करना है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। बैक टू होस्ट।